तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमो जो होता है उसके हाथ दोबारा से पूरी तरह से हील हो जाते हैं और साथ उसे वहां पर रेड कलर का ऑरा भी दिखाई देता है। तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मास्टर ली ने कहा था कि इसमें तो 4 से 5 दिन लगने वाले हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे हील हो गया। इसी के साथ ही वहीं पर बैठ कर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जब वहां पर कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है, इसी के साथ उसका लेवल अप हो जाता है और इसी के साथ ही एक दिन बाद का सीन दिखाते हैं कि बारिश हो रही होती है और वो खाना पकड़ने के लिए जाता है, जहां पर एक बोर उसके आगे आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। तो वो जल्दी से भागते हुए उसे माउंटेन ब्रेकिंग पंच के साथ पंच मारता है, लेकिन वो बोर जो होता है वो जंप करते हुए वहां पर से निकल जाता है और फिर साथ ही वो तेजी के साथ उसका पीछा करता है, साथ ही अपनी तलवार के साथ वहां पर स्लैशेस लगाना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसने यहाँ पर तलवारबाजी और साथ में माउंटेन ब्रेकिंग पंच दोनों को यहाँ पर कुछ हद तक सीख लिया है। तो जब वो वहां पर तलवार को यूज करते हुए काफी सारे पेड़ों को काट देता है, तो एक पेड़ बड़ा सा उस बोर के सामने आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बोर के सामने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और इसी के साथ हमारा शिमो जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके सामने आता है और उसे कहता है कि अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो वो बोर बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे उसकी तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ ही द्रम द्रम की आवाज आती है और उसके बाद हमारा जो शिमो होता है वो उसे अपने कंधे के ऊपर उठाकर लेकर जा रहा था, क्योंकि उसने उसको मार दिया होता है। तो शिमो कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं माउंटेन ब्रेकिंग पंच के साथ 600 पाउंड की पावर को आसानी से रिलीज कर सकता हूँ, जिससे मैंने इस बोर को पकड़ लिया और मेरी ब्लेड आर्ट भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। लगता है कि मास्टर ली को जाकर बुलाकर लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से हील हो गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में वापस आता है तो उसे घर के अंदर से रोशनी दिखाई देती है, जैसे किसी ने आग जलाई हो। तो इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि घर में इस वक्त किसी को नहीं होना चाहिए था। तो वो बड़ी तेजी के साथ जाता है, अपना दरवाजा खोलता है और कहता है कौन है जहां पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे घर में घुसने की। तो वहां पर एक बाप बेटी होते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमारे पर अटैक मत करना। हमारे पास यहाँ पर इस बारिश में कहीं और जाने के लिए वक्त नहीं था और ना ही हमारे पास यहाँ पर इस बारिश में कहीं और जगह जाने की जगह है। तो हमारा शिमो जो होता है उन दोनों की तरफ देखता है कि वो दोनों बिल्कुल हार्मलेस होते हैं और वहां पर उसकी बेटी को देखता है, जो कि हमारी आगे जाकर हीरोइन बनने वाली है। और उस लड़की का नाम जोंग जियो होता है और उसकी उम्र भी 14 साल ही है। तो इसी के साथ ही वो अपने बोर को वहां पर घर के अंदर ही पकाता है, साथ ही उनके सामने मीट करता है और कहता है कि आप लोग खाएंगे। तो लड़की जो होती है वहां पर ना करती है, जबकि फादर उसे कहता है कि हाँ हमें भूख लगी है। जबकि साथ ही उसे कहती है फादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर इस लड़के के घर के अंदर रात के वक्त आकर घुस गए और यहाँ पर रात को रुकने वाले हैं और ऊपर से आप यहाँ पर इसके पास अब खाना भी लेंगे। हमारा शिमोन से कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर तुम लोग खाना चाहो तो खा सकते हो। और साथ ही वो यंग मिस जियो से कहता है कि यंग मिस जियो प्लीज ले लो, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा भूख लगी होगी, तुम अगर यहाँ पर इसको खाना चाहो तो खा सकती हो। और इसी के साथ ही वो लोग इसके बात के लिए मान जाते हैं और वहीं पर उसके पास से मीट लेकर खाना शुरू कर देते हैं। वहीं पर मिस जोंग जो होती है वो मैं शिमो की तरफ देख रही होती है। फिर साथ ही वो लोग वहां पर बैठकर काफी देर बातें करते हैं और इसी के साथ ही फादर उसे बता रहे होते हैं वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर से कहां पर जा रहे थे और साथ ही उसे अपनी फैमिली के बारे में बता रहे होते हैं कि उनकी जोंग फैमिली की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा बुरी है और उनकी फैमिली के ऊपर अटैक हुआ था। तो इसी के साथ उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड मुझे लगता है कि इस वक्त वो लोग इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे, जबकि उसके डैड उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर इस एंगेजमेंट को कैंसिल करेंगे। और साथ ही उसके सामने अपनी बेटी की तारीफें कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर इस वक्त जो भी हालत है वो सारी की सारी वो फैमिली की वजह से है। साथ ही वो अपनी बेटी से कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हें बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ देने वाला हूँ और आज के बाद से तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा शिमो जो होता है वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर किस वो फैमिली की बात कर रहे हैं। इस स्टेट में 4 बड़ी फैमिलीज हैं, जिनमें से जिन फैमिली भी एक बड़ी फैमिली और वो फैमिली भी उन्हीं फैमिली में से एक है। और इसी के साथ ही हमारे शिमो को वहां पर कुछ महसूस होता है, आसमान के ऊपर बिजली चमकती है और साथ ही हमारा शिमो कुछ महसूस करता है जैसे कोई उनकी तरफ आगे बढ़ रहा हो। तो हमारा शिमो कहता है कि लगता है कोई आ रहा है और इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है कि शायद दरवाजे से कोई अंदर आने वाला है। लेकिन इसी के साथ ही साइड की दीवार टूटती है और वहां पर से कोई अंदर आ जाता है, साइड की दीवार तोड़कर उनके ऊपर अटैक करता है। तो शिमो जो होता है वो दोनों बाप बेटी को पकड़ता है, जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। तो जब वो लोग वहां पर देखते हैं कि दीवार तोड़कर कौन अंदर आया, तो वहां पर एक ज़ोंबी खड़ा होता है। तो एक ज़ोंबी उनके घर के अंदर घुस आता है। तो ये देखने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं। तो फादर चिल्लाकर कहते हैं ये तो एक ज़ोंबी है और ज़ोंबी बड़ी तेजी के साथ अपना मुंह खोलता है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जबकि हमारा शिमो जो होता है अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसके ऊपर स्लैशेस लगाता है, लेकिन क्योंकि वो ज़ोंबी होता है इसी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट्स नहीं होते। तो इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। और इसी के साथ ही ज़ोंबी जो होता है अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और हमारे शिमो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शिमो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ जाता है। पीछे वाली साइड पर जाने के बाद अपनी गेल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाता है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ज़ोंबी होता है तो ज़ोंबी मर तो नहीं सकता। शिमो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसकी बॉडी के ऊपर तो कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता। और इसी के साथ ही ज़ोंबी जो होता है पीछे की तरफ घूमता है और उसके ऊपर अपने बाजू से अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा शिमो जाकर दीवार में पटकता है और उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। तब उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है तो ज़ोंबी का अगला टारगेट जो होता है वो दोनों बाप बेटी होते हैं। वो बड़ी तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फादर जो होता है वो अपनी बेटी जियो को पीछे की तरफ हटाता है और जल्दी से भागता हुआ आगे
बढ़ता है, उस तलवार को उठाता है, तलवार को उठाकर ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो जहां हमारा शिमो और उसकी बेटी जियो दोनों वहां पर चलाकर कहते हैं ऐसा मत करो, क्योंकि वो ज़ॉम्बी जो होता है वो तलवार के अटैक से बिल्कुल इम्यून होता है। तो जैसे फादर जाकर अपनी तलवार को ज़ॉम्बी की बॉडी के अंदर संसहा देता है, इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त स्लैश हो लगती है और स्लैश लगने के साथ ही दिखाते हैं कि फादर के मुंह के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने अपना हाथ जो होता है फादर की बॉडी के आर पार कर दिया होता है। और जब उसकी बॉडी के अंदर से अपने हाथ को बाहर खींचता है तो उसके साथ ही उसका बहुत सारा ब्लड निकलता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसकी बेटी जियो जो होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक जबरदस्त चीख मारती है। वो जब वहां पर चीख मारती है तो उसकी चीख के अंदर इतनी ज्यादा प्रेशर होता है कि उस प्रेशर के साथ ज़ॉम्बी थोड़ी देर के लिए वहां पर लड़खड़ा जाता है और वो लड़की अभी भी वहां पर चिल्ला रही होती है। उसके चिल्लाने के साथ ही हमारा जो शिमो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और अब यहाँ पर अपने माउंटेन ब्रेकिंग पंच को यूज करते हुए फुल पावर के साथ उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी एक पंच के साथ वो ज़ॉम्बी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अब जबकि ज़ॉम्बी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वो दोबारा उठकर खड़ा नहीं हो पाता। तो जब ज़ॉम्बी वहां पर नीचे गिरता है और जब ज़ॉम्बी की बॉडी डिस्ट्रॉय होती है तो उसके पास एक टोकन गिरता है, एक बैच गिरता है। तो उस बैच को उठा लेता है और कहता है कि ये क्या है, लगता है कि ये बैच इसी का होगा, लेकिन ज़ॉम्बी बनने से पहले इसके पास ये बैच हुआ करता होगा, ये शायद इसकी कोई आइडेंटिटी हो सकता है, ये कोई सोल्जर हो। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जियो जो होती है वो अपने फादर के पास जाकर बैठी होती है और उसे चेक कर रही होती है, लेकिन फादर के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो हमारा जो शिमो होता है वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है अंकल जोंग क्या आप ठीक हैं? जबकि फादर उसे कहता है कि मेरी बेटी प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर से और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। जबकि वो चलाकर उसे कहती है नहीं डैड ऐसा मत कहें। जबकि मास्टर जोंग जो होते हैं वो हमारे शिमो से कहते हैं कि यंग हीरो प्लीज मेरा एक और काम करो, प्लीज मेरे पर एक और एहसान कर दो, तुमने यहाँ पर हम दोनों को पनाह दी और साथ ही हमारी जान बचाई, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक और काम कर सकते हो? मेरी बेटी का अब इस दुनिया में और कोई नहीं बचा, क्या तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे? क्योंकि मेरे मरने के साथ ही यहाँ पर जियो फैमिली और साथ में वो फैमिली, इन दोनों के दरमियान में जो बिथरोटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कि मेरी बेटी की सगाई उनके यंग मास्टर के साथ होने वाली थी, वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन क्या तुम यहाँ पर मेरी बेटी का ध्यान रख सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी को अपनी वाइफ बना लो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इसे अपने साथ रखो, इसे खाने के लिए खाना मिलता रहे और इसे यहाँ पर आजादी मिली रहे, मैं बस इसके लिए यही चाहता हूँ। कि उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड आप यहाँ पर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? जबकि उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है, इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर और ज्यादा सब्र नहीं कर सकता और मुझे यहाँ पर तुम्हें अच्छे हाथ में देकर जाना पड़ेगा ताकि ये तुम्हारा ध्यान रख सके। और इसी के साथ ही अपनी जेब के अंदर से एक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं और उस बॉक्स को निकालकर वो हमारे यंग मास्टर शिमो को देते हैं और कहते हैं कि इस बॉक्स को तुम यहाँ पर अपनी डाउरी के तौर पर रखो, यानी कि अपने जहेज के सामान के तौर पर रखो, मैं अपनी बेटी तुम्हें देता हूँ, मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना और इसको भी संभाल कर रखना। लेकिन जैसे वो बॉक्स उसकी तरफ आगे खड़े होते हैं, बॉक्स उनके हाथ से छूट जाता है क्योंकि इसी के साथ ही उनका ध्यान हो जाता है, वो मर जाते हैं और बॉक्स भी वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और फादर इसी के साथ ही मर जाते हैं। उनकी बेटी वहीं पर चलाकर उसका नाम पुकारी होती है और उसके बाद सुबह के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा शिमो जो होता है वो उसे उठाकर वहां पर दफना देता है, वो लोग उसी की वहीं पर कब्र बनाते हैं और वो जियो से कहता है कि मिस जोंग मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग और ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते, और वो उसे अपने साथ लेकर वहां पर जंगल के रास्ते मास्टर ली के घर की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की किस्मत में अब और आगे क्या लिखा हुआ है, क्या इन दोनों की रब ने बना दी जोड़ी यहीं पर बन चुकी है या फिर अभी और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना बाकी है।